उन चार गहरे दोस्तों की उम्र 25 साल के लगभग थी। वो ट्रेन में एक शहर से दूसरे शहर जा रहे थे। रेल के डब्बे में बैठे वो चारों खुशगपियों में मसरूफ थे कि उनकी नजर अलग थलग बैठे शख्स पर पड़ी जो सोने के फ्रेम की एंक लगाए कीमती लिबास पहने हुए था। उसके सर पर कीमती टोपी, गले में सोने की मोटी जंजीर थी। उसकी वास्कट में भी एक सोने की जंजीर लटक रही थी जिसका दूसरा सिरा वास्कट की जेब में जा रहा था। कुछ देर बाद उसने उस जंजीर की मदद से जेबी घड़ी निकाली, वक्त देखा और वापस जेब में डाली। घड़ी भी सोने के फ्रेम में जुड़ी हुई थी। गर्ज कि उसकी हर एक चीज और उसका हुलिया उसके अमीर कबीर होने की गवाही दे रहा था। चारों दोस्त उसका गौर से जायजा ले रहे थे। फर्स्ट क्लास के उस डब्बे में उन पांच के सिवा कोई और नहीं था। एक दोस्त इम्तियाज बोला, मुझे तविया कोई बड़ा वडेरा या जागीरदार लगता है। वडेरे, जागीरदार कभी अकेले सफर नहीं करते, उनके साथ लाओ लश्कर होता है। दूसरे दोस्त रहीम बख्श ने कहा, मुझे तविया कोई बड़ा सरकारी अफसर लगता है। तीसरे दोस्त अब्दुल्ला ने कहा। चौथे दोस्त ने कहा, सरकारी अफसरों का ऐसा हुलिया नहीं होता, मुझे तविया कोई स्मगलर लगता है। ये चौथा दोस्त हमीद अल-दीन था और हमीदा के नाम से पुकारा जाता था। हमीद चारों में सबसे ज्यादा चालाक और लालची था। चारों दोस्त राजदाराना अंदाज से बातें कर रहे थे कि ये कोई बड़ी असामी लगती है, चलो इसे किसी तरकीब से बेवकूफ बनाकर कुछ माल हिथिया लेते हैं। चारों दोस्तों ने एक मंसूबा बनाया और उसके तहत उस अमीर आदमी के पास पहुंचे और सलामदा खैरियत दरियाफ्त करने के बाद उससे कहने लगे, जनाब, सफर लंबा है, इसलिए वक्त गुजारी के लिए कोई न कोई मुश्किल होना चाहिए ताकि सफर आसानी से कट जाए। एक खेल जहन में आ रहा है, इजाजत हो तो ही शुरू किया जाए। अमीर आदमी ने मानी खेज अंदाज में उन चारों पर एक नजर डाली और उनका सरसरी जायजा लेने के बाद कहा, मंजूर है। चारों दोस्तों ने अमीर आदमी को खेल की शराइत बताते हुए कहा, हम चारों में से हर एक आदमी एक किस्सा सुनाएगा। अगर आपने उस किस्से को सच तस्लीम न किया तो फिर जो कुछ आपके पास और आपकी जेब में है वो में देना होगा। यही शर्त हम चारों के लिए भी होगी। आप कोई किस्सा सुनाएंगे, अगर हम इसे सच मानने में नाकाम रहे तो कपड़ों के अलावा हमारे जिस्म पर और जेब में जो कुछ है वो आपका होगा। अमीर आदमी बोला, मंजूर है। सूफी सद मंजूर। पहले दोस्त उमर दराज ने अपना किस्सा सुनाते हुए कहा, मैं अभी पूरे 3 माह का भी नहीं था कि मेरी वालिदा ने मुझे पंगोड़े में लटा रखा था। मैंने देखा कि मेरी वालिदा परेशान हो रही थीं। उन्हें गोश्त गिलाने के लिए कच्चे पपीते की जरूरत थी, जो घर के सहन में एक दरख्त पर लगे हुए थे और कोई दरख्त से उतारने वाला नहीं। मेरे अब्बा ने ये कहा कि पपीते उतारने से इनकार कर दिया था कि वो इतने ऊंचे दरख्त पर नहीं चढ़ सकते। परेशानी के आलम में मेरी वालिदा बावर्ची खाने में वापस चली गईं। मुझसे उनकी परेशानी देखी नहीं गई और मैं अपने पंगोड़े से निकला, दरख्त पर चढ़ा और कच्चे पपीते तोड़कर नीचे उतरा और चुपचाप बावर्ची खाने के दरवाजे पर रखकर वापस अपने पंगोड़े में आकर लेट गया। मेरी वालिदा कच्चे पपीते देखकर हैरान रह गईं। आप क्या कहते हैं, ये बात सच है या झूठ? उसने अमीर आदमी से पूछा। मैं इसे सच तस्लीम करता हूँ, ऐसा मुमकिन है, अमीर आदमी ने जवाब दिया। अब दूसरे दोस्त रहीम बख्श ने अपना किस्सा सुनाना शुरू किया। उसने कहा कि एक दिन मैं सड़क के किनारे चला जा रहा था। मैंने देखा कि नीम के नीचे बीज जैसी नमकोलियां पड़ी हुई हैं। मैं उनके साइज पर हैरान रह गया। एक नमकोली उठाकर मैंने चखी तो मेरी हैरानी बढ़ गई। वो शहद की तरह मीठी थी। नमकोलियां खाने के शौक में मैं दरख्त पर चढ़ गया और ताज़ा खूब नमकोलियां खाएं। लेकिन अब मसला ये था कि दरख्त से उतरूं कैसे? चढ़ना तो मुझे आता है, उतरना नहीं आता। चनाचा मैं सीढ़ी वाले की दुकान पर पहुंचा, उससे किराए पर सीढ़ी ली, इसे लगाकर मैं दरख्त से उतरा। नमकोलियों के शहद की तरह मीठे होने पर आपका क्या ख्याल है? रहीम बख्श ने अमीर आदमी से सवाल किया। नमकोलियां मीठी हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। मैं इसे सच तस्लीम करता हूँ और आपकी अक्ल की दाद देता हूँ कि आपने दरख्त से उतरने का बड़ा अच्छा तरीका इस्तेमाल किया। अमीर आदमी इत्मीनान से बोला। दूसरे दोस्त का वार भी खाली गया। तीसरा दोस्त अब्दुल्ला मैदान में आया।
उसने अपना किस्सा सुनाते हुए कहा कि मैं चंद दोस्तों के हमराह शुमाली इलाका जात की सियाहत पर गया। उसके इलाके के कुदरती हसन और मुसहर किन खूबसूरती से मैं इतना मुतासिर हवा के चलते चलते जंगल में दाखिल हो गया और मुझे पता ही नहीं चला। हालांकि जंगल में जाने से मकामी लोगों ने मना भी किया था कि वहाँ एक आदम खुर्शी रहता है। वही हवा जिसका डर था। शेर अचानक सामने आ गया और धाड़ने लगा। उसकी धाड़ से पूरा जंगल लर्ज रहा था, लेकिन मैं पुरसुकून खड़ा रहा। मैंने शेर को समझाया कि वो मुझे खाने की कोशिश न करे, मैं आम आदमी नहीं हो, तेरा जबड़ा तोड़ दूंगा। लेकिन वो न माना और मुझ पर हमला और हवा। वो जैसे ही मुंह फाड़कर मेरे ऊपर कूदा, मैंने उसका नचला जबड़ा दाहिने हाथ से और ऊपर का जबड़ा बाएं हाथ से थाम लिया। वो अपना मुंह बंद करने के लिए जोर लगा रहा था, जबकि मैं उसके जबड़ों को जनपिश नहीं करने दे रहा था। दोनों जोर लगा रहे थे। शेर कान फाड़ने वाली आवाजें निकाल रहा था, लेकिन मैंने अपनी गिरफ्त मजबूत रखी और फिर एक झटके से उसके दोनों जबड़े चीर दिए। वो बेजान होकर जमीन पर ढीर हो गया। मेरे दोस्त और जो मेरी तलाश में वहां पहुंच गए थे, ये मंजर देखकर शशदरा गए। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि मैंने निहत्ते हाथों से बबर शेर को हलाक कर दिया। अब्दुल्ला ने अमीर आदमी से सवाल किया कि आपको भी यकीन आ रहा होगा। अमीर आदमी ने पुरसुकून अंदाज में जवाब दिया, आपका कद काट बता रहा है कि आपने शेर को यकीना हलाक कर दिया होगा, मैं इसे सच तस्लीम करता हूँ। तीसरा वार भी खाली जाने पर चारों दोस्त मायूस हो गए। उनकी आखिरी उम्मीद चौथा दोस्त हमीद अल-दीन इर्फ हमीदा था, जिसने अमीर आदमी को लूटने का प्लान बनाया था। हमीद ने सोचा कि ऐसा बड़ा झूठ बोला जाए जिस पर अमीर आदमी को बिल्कुल यकीन न आए और वो इनकार करने पर मजबूर हो जाए, ताकि वो खेल जीत ले और उसकी कीमती अशिया खेली। चौथे दोस्त ने अपना किस्सा बयान करते हुए कहा कि मैं एक दिन मछली का शिकार खेलने समंदर पर गया। मैंने एक कुश्ती किराए पर ली और गहरे समंदर में पहुंच गया। मैंने देखा कि वहां और भी शिकारी और मछेरे थे, जो अपनी अपनी कुश्तियां लिए मछलियों का शिकार कर रहे थे और इन्होंने अच्छी खासी मछलियां पकड़ ली थीं। मैंने भी समंदर में अपना जाल डाल दिया, लेकिन कई घंटे हो गए, कोई बड़ी मछली जाल में नहीं आई। मुझे गुस्सा आ गया, मैंने जाल को छोड़ा और समंदर में छलांग लगा दी और होटे खाता हुआ समंदर की तह में पहुंच गया। वहां एक बड़ी ऑयल मुझे दिखाई दी। उसने भी मुझे देखा और मुझ पर हमला और हुई। जुनाई मेरी तरफ बढ़ी, मैंने आओ देखा न ताओ, एक जोरदार मुक्का उसकी दाहिनी आंख पर जड़ दिया। उसकी आंख नकुल कर पानी में गिर गई, जिसे छोटी मछलियों ने जरा सी देर में चट कर लिया। ऑयल गजबनाक होकर फिर मेरी तरफ पलटी। मैंने पेंतरा बदल कर उसकी बाएं आंख पर भी मुक्का जड़ दिया, उसकी दूसरी आंख भी जाया हो गई और वो दोनों आंखों से महरूम होकर मेरे काबू में आ गई। मैंने समंदर की तह में ही इसे ज़बह कर डाला। मुझे सख्त भूख लग रही थी, लेकिन मसला उसके गोश्त को भूनने का था। मैंने समंदर ही में 2 पत्थरों को उगड़ कर आग जलाई और मज़े से उसका गोश्त भून कर खाने लगा। करीब थाका मैं पूरी ऑयल को खा जाता, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि उसका कुछ हिस्सा बचा कर भी ले जाना चाहिए, ताकि लोगों को यकीन आ जाए कि मैंने ऑयल का शिकार किया है। हमीद अल-दीन इर्फ हमीद ने अमीर आदमी से पूछा, आपको मेरी बात का यकीन नहीं आया होगा, खास तौर पर समंदर में आग जलाने को तो आप तस्लीम ही नहीं करेंगे। मैं यकीनन तस्लीम करूंगा कि पानी में आग लगाई जा सकती है। पानी में आग लगाने का मुहावरा उर्दू में बहुत मुस्तमिल है, न जाने उर्दू के कितने अशार और गीतों में उस मुहावरे का इस्तेमाल किया गया। मैं आपके क़स्से को सच्चा मानता हूँ, ये मुमकिन है। पानी में आग लगाई जा सकती है। अमीर आदमी का जवाब सुनकर चारों दोस्त गुम बखुद रह गए। उनका आखिरी वार भी खाली गया। बादल नख्वास्ता इन्होंने अमीर आदमी से कहा कि अब आप अपना कोई हैरत में डालने वाला अक्सा सुनाइए। अमीर आदमी ने कहा कि मेरा एक बड़ा सब्जी उगाने का फार्म है, जहां मैं सब्जियों के साइज बड़े करने के तजर्बात करता रहता हूँ। 25 साल पहले मैंने कद्दू को बड़ा करने का तजर्बा किया था, जो बहुत कामयाब रहा और कद्दू का साइज मामूल से बहुत बड़ा हो गया। उस तरह 4 कद्दू तैयार हुए थे, लेकिन जब उन्हें काटा गया तो हर कद्दू में से एक इंसानी बच्चा निकला।
वो चारों लड़के थे। मैंने उन्हें पाला पोसा और जवान किया। वो मेरे खेतों और फार्मों पर काम करते थे। एक दिन वो चारों मेरे पास से भाग गए। मैं उनकी तलाश में सरगर्दा था। मेरी किस्मत अच्छी है कि आज तुम चारों मुझे मिल गए। तुम ही वो नौजवान हो जो मेरे फार्म से भागे थे। अब तुम्हें वापस मेरे साथ चलना होगा और मेरे फार्म और खेतों में काम करना होगा, क्योंकि तुम मेरी मलकीत हो। बोलो, मेरी बात पर यकीन है या नहीं? मेरे कसे को सच्चा मानते हो या नहीं? अमीर आदमी ने पूछा। चारों दोस्त शिशुपंज में पड़ गए। अगर अमीर आदमी के कसे को वो सच्चा मानते हैं तो उन्हें तमाम उम्र गुलाम बनकर उसके खेतों में काम करना होगा, और अगर झूठ करार देते हैं तो उन्हें अपनी जीभों की रकम, हाथ की अंगूठियों, घड़ियों और गले की सनही जंजीरों से महरूम होना पड़ेगा। काफी सोच बचार के बाद इन्होंने दूसरे ख्याल को बेहतर समझा। अमीर आदमी ने शराइत के मुताबिक उन चारों की गले की जंजीरें, घड़ियों और जीभों की रकम समेटी और अगले स्टेशन पर उतर गया, जहां से उतरना था। यानी इसे कहते हैं सोसनार की, एक लोहार की।